हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर सेल स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि सेल क्या है। सेल जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटी यूनिट को हम बोलते हैं सेल। वो जो सेल होती है वही उसकी स्ट्रक्चर यूनिट भी होती है, वही उसकी फंक्शनल यूनिट भी होती है। सेल की डिस्कवरी जो है वो जिन साइंटिस्ट ने की थी उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो पेड़ की छाल होती है बार्क, उसमें से एक थिन स्लाइस लिया था कॉर्क का, और फिर उस कॉर्क को उन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने मैग्नीफाइंग लेंस यूज किए थे, और मैग्नीफाइंग लेंस को यूज करके उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। और उस खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने जो ये कॉर्क थी, कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को लेकर के देखा था, तो उसके अंदर उन्हें ऐसे बहुत सारे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे। इसको देखने में ये हनीकॉम्ब जैसा लग रहा था, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, और इस बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स का नाम रखा गया सेल। तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई थी। अब जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उस टाइम पे वो भी सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो उसमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस स्केल्डन, और दूसरे थे थियोडर श्वेन। तो ये स्केल्डन ने और श्वेन ने, इन दोनों ने मिल करके क्या किया, स्टडी करी। इन्होंने प्लांट्स के ऊपर करी और इन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी करी। और प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर स्टडी करके इन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी बनाई जिसका नाम रखा गया सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट्स बताए गए थे। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना है, वो बना है सेल से। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर उसमें यह बताया गया कि जो सेल्स होती हैं, जब सेल्स आपस में कंबाइन होती है तो क्या बनता है, टिश्यू। ऑल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन साइंटिस्ट का नाम था विर्को, रुडोल्फ विर्को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सेल थ्योरी में, जिसमें अभी तक 2 पॉइंट चल रहे थे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ और ऑल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, उसमें एक पॉइंट और ऐड किया गया। वो पॉइंट ये था कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिविजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कोई भी एक सेल है वो जब बनती है तो वो सेल अपनी पहले वाली सेल के डिवाइड होने से बनती है। मतलब अगर ये सेल बनी है, ये तो कब बनी होगी, जब ये सेल डिवाइड हुई होगी तभी बनेगी, फिर ये डिवाइड होगी तो न्यू बनेगी। सो ऑल न्यू सेल्स अराइज बाय द डिविजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री मतलब उसके पहले वाली सेल के डिवाइड होने से बनती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया सेल के बारे में। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो ये है कि अगर हम बात करें जो शेप और साइज होता है, अलग अलग सेल्स का शेप और साइज जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जो शेप होता है वो इस तरीके का शेप होता है, इसको बोलते हैं डिस्क शेप। तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्क शेप की होती है। अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है इनका कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता। ऐसे हम ऐसे बना देंगे तो ये भी क्या हो गई, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। इसका एक एडवांटेज ये है कि व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं कि ये बॉडी की क्या होती है, सोल्जर्स। हमारी बॉडी को ये बैक्टीरिया के अटैक से, जर्म से बचाती है। कैसे बचाती है, जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो हम जानते हैं कि हमारी जो WBC है इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है। तो इस कारण क्या होता है, जो सेल होती है ये इस तरीके से फैल जाती है और फैल करके क्या करती है, उस बैक्टीरिया को घेर लेती है, उसे इंगल्फ कर लेती है और घेर करके उसको, बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। तो इस चीज को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है घेर के मार देना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, क्योंकि उनका कोई प्रॉपर शेप नहीं है तो वो कहीं से भी फैल जाती हैं और बैक्टीरिया और जर्म्स को घेर के मार देती हैं। अब अगर हम बात करें अपनी कौन सी सेल्स की, मसल सेल्स की, तो जो मसल सेल्स होती हैं उनका जो शेप होता है, उनका शेप होता है स्पिंडल शेप। इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो ये इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है और स्पिंडल शेप की होती है। अगर हम बात करें नर्व सेल की, तो जो हमारी नर्व सेल होती है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, उस नर्व सेल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का शेप होता है। जो हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, न्यूरॉन वो नर्व सेल ही होती है। तो इस शेप को बोलते हैं क्या, स्टार शेप। तो
जो रेड ब्लड सेल्स है वो डिस्क शेप होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, मसल सेल्स जो होती है वो स्पिंडल शेप होती है, और जो न्यूरॉन होती है, जो नर्व सेल होती है, वो स्टार शेप होती है। अब है जो सेल्स हैं उनको उनके साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म बहुत स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, जाहिर सी बात है कि अगर ऑर्गेनिज्म छोटा होगा तो उसके अंदर सेल्स भी कम होंगी, अगर ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो सेल्स भी उसके अंदर ज्यादा होंगी। तो इस हिसाब से अगर हम बोले तो कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मीन्स होता है वन। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी वन सेल की बनी होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी वन सेल की बनी होती है उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एमीबा, एमीबा जो है इसकी बॉडी एक ही सेल की बनी है, मतलब कि ये एक ही सेल, इसकी बॉडी में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सारा काम वो एक ही सेल करती है। इसके बाद ये वन सेल हो गई। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी फ्यू सेल की बनी होती है। फ्यू सेल्स में हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 100 से लेके अगर 1000 तक भी सेल्स हैं तो उन्हें हम फ्यू सेल्स बोलते हैं। ये किसमें, जैसे कि अगर हम बात करें एल्गी में, जैसे एल्गी का नाम है स्पायरोगाइरा। एल्गी जो होती है, जो प्लांट्स, जो एल्गी एक बहुत छोटा प्लांट होता है जो कि पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है, तो वो स्पायरोगाइरा जो एल्गी है, स्पायरोगाइरा एल्गी जो है इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होती है, इसलिए किसमें आ गया, फ्यू सेल्स में। और उसके बाद आता है नेक्स्ट कैटेगरी, वो है मिलियंस ऑफ सेल्स। मिलियंस ऑफ सेल्स की बात करें तो मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो कोई हम बड़ा एनिमल ले ले, एलिफेंट ले लें, ब्लू व्हेल ले लें, तो ये सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर मिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमने कुछ कैटेगरीज पढ़ी, वन सेल जो एक सेल के बने जैसे कि एमीबा, ईस्ट, और फ्यू सेल में स्पायरोगायरा, ठीक है, क्लाइमेडोमोनास, वॉलवॉक्स, बहुत सारी एल्गीज होती हैं वो आती है इसके अंदर। मिलियंस ऑफ सेल्स में जो है वो ह्यूमंस आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अब है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि अगर हम किसी भी सेल की स्टडी करते हैं तो सेल में ऐसी कौन सी चीजें जो हमें सबसे ज्यादा, मतलब मेन चीजें हमें याद रखनी है। तो किसी भी सेल के अंदर जो हमें 3 चीजें याद रखनी है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम एक सेल को ड्रॉ करें तो ये बाहर हम ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट में भी होती है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में भी होती है। उसके बाद अगर हम अंदर ड्रॉ करें तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है कि कोई भी सेल हो, मैंने अभी बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं ड्रॉ किए हैं, पर कोई भी सेल है चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनमें ये 3 मेन चीज, सबसे मेन ये 3 चीजें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं कि किसी भी सेल का, कोई सेल अगर लिविंग है, अगर कोई सेल लिविंग है तो वो लिविंग इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। मतलब सेल का जो लिविंग कंटेंट है वो क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। इस हमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साथ बोलने की बजाय हम इसको कंबाइन करके बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। तो किसी भी सेल के अंदर बाहर सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये 3 चीजें जो होती है वो बहुत मेन होती है। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो लिविंग कंटेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर कोई प्लांट सेल होगी, प्लांट सेल में इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होगी। अगर प्लांट सेल होगी तो बाहर एक और मेम्ब्रेन होगी जिसका नाम होगा सेल वॉल। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में सेल वॉल पाई नहीं जाती। अब यहाँ पे हमें कुछ जो बुक्स में आपके साइंटिस्ट दिए रहते हैं नेम्स, वो हमें लर्न करने हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो सेल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने करी, ये आपको लर्न करना है।
नेक्स्ट, जो सेल के अंदर मैंने अभी कहा कि एक अंदर बॉडी पाई जाती है, डेंस स्फेरिकल बॉडी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट, जो मैंने अभी आपसे कहा कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये किसने बताया था कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो लिविंग कंटेंट होता है और इसको मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म? तो उनका नाम था प्रकंजी। ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रकंजी। और मैंने आपको बताया कि सेल थ्योरी जो थी वो 3 साइंटिस्ट ने दी थी, मैथियस स्केल्डन ने जो कि बॉटनिस्ट थे, उसके बाद थियोडर श्वेन वो जूलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं, जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल की स्टडी करते हैं। तो मैथियस स्केल्डन, थियोडर श्वेन ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी और साथ में एक पॉइंट जो है वो विर्को ने ऐड किया था। ये हो गया। और जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप यूज किया गया था, सबसे पहले माइक्रोस्कोप जिन्होंने यूज किया था उन साइंटिस्ट का नाम था ल्यूहेनॉक। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का यूज किया था जिससे इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। फिर एक और 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए है, डीएनए का जो मॉडल होता है वो होता है कैसा? डबल हेलिकल। डीएनए जो है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए हमारी बॉडी में पाया जाता है उस डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डबल हेलिकल। और ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था जिनका नाम था जेम्स वॉटसन। बुक में से वॉटसन लिखा है बट उनका फुल नेम है जेम्स वॉटसन, और दूसरा है फ्रांसिस क्रिक। तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मिलकर के बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल मॉडल होता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है? कहीं बुक में कुछ जगह पे दिया है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी में न्यूक्लियस पाया जाता है तो हम कौन से ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे? हम हो जाएंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो सेल होती है, इनकी सेल में अंदर में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो हमारी सेल होती है, हमारी सेल में बीच में न्यूक्लियस मिलता है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल वो किसके अंदर पाया जाता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। किसके फॉर्म में? क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में, जिसका बाद में क्या बनता है? इसके बाद में ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं इसके क्रोमैटिन फाइबर्स के। तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स हमारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए जो ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में कहीं पर भी ऐसा सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मिलेगा। इसका जो क्रोमोसोम होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, वो पूरी सेल के अंदर कहीं भी पाया जा सकता है। लेकिन हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर में मिलते हैं। इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इसका जो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है वो कहीं पर भी पाया जा सकता है। पर वो जहां पाया जाएगा, मान लीजिए वो यहाँ पाया जा रहा है, तो इस एरिया को बोलेंगे न्यूक्लियोइड, और हमारा जो क्रोमोसोम होगा वो इसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर। एक और चीज कि हमारे अंदर सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज का क्या मतलब है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनेलिज जिसके अंदर, जिसके बाहर मेम्ब्रेन पाई जाए। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, मतलब ये सारे ऑर्गेनेलिज हमारे अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सब हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारी सेल के अंदर। ये सारे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं, सब मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर
प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें अंदर पाया नहीं जाता है। हमारी जो बॉडी होती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, वो उसकी जब सेल डिवाइड होती है तो उनकी सेल जब डिवाइड होती है वो जिस प्रोसेस से होती है इसको बोलते हैं माइटोसिस या फिर मियोसिस। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो सेल डिवाइड होती है, वो सेल जब डिवाइड होती है तो वो माइटोसिस या मियोसिस से नहीं होती है, उनमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी मतलब होता है दो, फिजन मीन्स डिवाइड, मतलब एक सेल का दो पार्ट में डिवाइड हो जाना, बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स में। हमारी बॉडी में क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस। तो आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो मेन चीज याद रखनी है वही करनी है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। हमारे अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसके अंदर केवल एक ही क्रोमोसोम, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, वो भी कहीं भी फ्रीली अवेलेबल होता है, और जिस एरिया में वो अवेलेबल होगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो आज के मैंने वीडियो में इतना आपको समझा दिया। इसके बाद हम सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।